Now, welcome to you in your SST class. In today's class, we are going to read our history chapter, The French Revolution. आज हम इस चैप्टर में बात करेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन की. So, before starting this chapter, we have to know the meaning of revolution. What is the meaning of revolution here? A recognized momentous change in any situation. जब हम किसी situation में परिवर्तन करते हैं और वो यादगार पल के रूप में जाना जाए, उसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं. मीन्स व्यक्ति की उस फीलिंग के कारण जो चेंजेस होते हैं किसी भी सिचुएशन में, उस एक्टिविटी के कारण, उसको हम रिवॉल्यूशन के रूप में डिफाइन करते हैं. वी शैल सी हाउ ए पीपल्स मूवमेंट ब्रॉट अबाउट चेंजेस इन द रूल ऑफ द फ्रांस. यहाँ पर इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं कि किस तरह से जो फ्रांस था, फ्रांस में मोनार्ची शासन था, राजाओं का शासन था, उसको किस तरह से पीपल्स के जो मूवमेंट थे उसने परिवर्तित करने का काम किया एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक में, एंड रूल अंडर नेपोलियन बोनापार्टे. इनके बीच में किस तरह से चेंजेस हुए, ये सब चेंजेस हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं. फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो एक घटना से स्टार्ट होता है. आपको चैप्टर को समझने के लिए क्या करना है, स्टोरी के वे में ये चैप्टर है. जिस तरह से हम मूवीज में देखते हैं, एक हिस्टोरिकल इवेंट हो जाती है, कोई घटना होती है और फिर उस स्टोरी को रिलेट किया जाता है फ्लैशबैक में जाकर. सो अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, वी हैव टू सी दिस चैप्टर इन दिस वे. यहाँ पर क्या होता है, चैप्टर की स्टार्टिंग होती है 1789 का समय है, जहाँ पर मॉर्निंग का समय है, अर्ली मॉर्निंग है. सिटी ऑफ पेरिस, पेरिस का जो सिटी है वहाँ पर एक अलार्म, सचेत की भावना है, एक अलार्म की स्थिति है, जैसे कुछ होने वाला है. रूमर्स स्प्रेड, जो भीड़ है वो फैली हुई है राजा की, दैट द किंग वुड ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स. जो भीड़ है वो सोचती है कि जो राजा है वो जो सिटीजन है, देश के नागरिक हैं, उन पर फायरिंग कराने वाला है. पीपल स्टार्टेड गैदरिंग, लोग इकट्ठा हो जाते हैं. दे स्टार्ट ब्रेकिंग ए नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग, वो स्टार्ट कर देते हैं अपने विद्रोह को जताने के लिए जो गवर्नमेंट से रिलेटेड बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग्स है, उनको तोड़ना शुरू कर देते हैं. जैसे कि बेस्टाइल प्लेस, यहाँ पर जो बेस्टाइल प्लेस है उस पर आक्रमण किया जाता है, उसमें तोड़फोड़ की जाती है और उसमें जो कमांडर्स थे उनको मारा जाता है. एंड इन द आर्म फाइट्स द प्रिजनर्स वर रिलीज्ड, और वहाँ पर जो उस बेस्टाइल पैलेस की जेल में जो प्रिजनर्स थे उनको भी आज़ाद करा दिया जाता है. पीपल हेटेड द बेस्टाइल्स एज स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग. अब जो पीपल्स थे, फ्रांस के नागरिक थे, वो बेस्टाइल प्लेस को क्यों तोड़ते हैं, वो अपना विद्रोह जताने के लिए, राजा के खिलाफ जो अपना विद्रोह है उसे शो करने के लिए बेस्टाइल प्लेस पर आक्रमण करते हैं, क्योंकि वो एक राजा का महल था, किला था, और उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं. पीपल्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड. यहाँ पर जो लोग हैं विद्रोह कर रहे हैं हाई प्राइस ऑफ ब्रेड के खिलाफ. और इसी के साथ शुरुआत होती है उन सब घटनाओं की चेन के रूप में, घटनाओं की एक चेन शुरू हो जाती है फ्रांस में इस इवेंट के बाद. अब यहाँ पर अगर हम आकलन करें इस घटना में क्या होता है, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल प्लेस इज 14 जुलाई 1789 का दिन था. 18 पीपल डाइड हो जाते हैं एंड 73 वॉन्डेड, जख्मी हो जाते हैं. 7 गार्ड्स को किल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है. और जो प्रिजनर्स रिलीज कराए जाते हैं वो कितने प्रिजनर्स थे, ओनली 7 थे, जिसमें 5 ऑर्डिनरी क्रिमिनल्स थे एंड 2 मैडमेन्स थे. मीन्स ये आंकड़ा यहाँ पर इस डिस्ट्रॉय का देखने को मिलता है. अब यहाँ से हम फ्लैशबैक में जाते हैं, ये घटना क्यों हुई, क्या मेन रीजन थे इस घटना के घटित होने के, ये चीजें हम यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे. हम लोग बात करते हैं लुई 16 1774 में असेंड हुए थे, उनको सिंहासन पर बैठाया गया था. लेकिन जब वो सिंहासन पर बैठते हैं तो उनकी ट्रेजरी बिल्कुल खाली थी. अब उसके क्या रीजन थे वे भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर. फाइनेंशियल वाज ड्रेनेज बिकॉज ऑफ वॉर. लगातार जो वॉर चल रही थी अन्य प्लेसेस के साथ, उसके कारण फ्रांस की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो खत्म होती जा रही थी, डिस्ट्रॉय होती जा रही थी. ही वॉज 20 ईयर्स ओल्ड. जब लुई 16 को सिंहासन पर बैठाया गया था वो 20 ईयर्स ओल्ड थे. उनकी मैरिज हो जाती है ऑस्ट्रियन प्रिंसेस. ऑस्ट्रियन यहाँ पर एक प्लेस, एक सिटी है जो फ्रांस के पास ही मौजूद था. उसकी राजकुमारी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरिया एंटोनी के साथ उनकी शादी हो जाती है. द कोज ऑफ एम्प्टी ट्रेजरी. अब हम यहाँ बात करते हैं उन सब रीजंस की जिसके कारण जो लुई 16 के शासनकाल में जो ट्रेजर था, खजाना था, वो क्यों खाली था.
लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार, सबसे पहला रीजन था जो लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार था, लंबे समय तक जो वार चल रहा था फ्रांस का, फ्रांस प्लेसेस का, उसके कारण जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो खत्म होते जा रहे थे। किस कारण से? वार में क्या होता है, सैन्य संचालन के लिए, हथियारों की व्यवस्था के लिए पैसा खर्च करना पड़ रहा था राजा को। एडिड टू दिस वाज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट्स एट द इमेंस पैलेसेस ऑफ वर्साइल्स। अब लुई 16 के शासनकाल में क्या था, बड़े बड़े पैलेसेस बनाए गए थे, जैसे कि वर्साइल्स का यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है। अब ये पैलेसेस इतने विशाल थे कि इनको मेंटेन करने का जो खर्च था वो बहुत अधिक आता था। इनको मेंटेन करना, इनकी साफ सफाई, इनकी व्यवस्था करने में बहुत अधिक खर्च करना पड़ता था राजा को। अंडर लुई 16 फ्रांस है, अब उस शासनकाल में जो फ्रांस था वो अन्य कॉलोनीज को, 13 कॉलोनीज को भी हेल्प कर रहा था आज़ादी प्राप्त करने के लिए। किससे? ब्रिटेन से। ब्रिटेन एक कॉमन एनिमी था उन सब, लुई 16 फ्रांस का भी एनिमी था और अन्य प्लेसेस जो उसके एनिमी थे उनको हेल्प कर रहा था लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस। द वार एडेड मोर देन 2 बिलियन लाइवर्स। इस कारण से क्या हुआ, अब इनको हेल्प करने के लिए वो क्या कर रहे थे, कर्ज ले रहे थे इन कंट्रीज को हेल्प करने के लिए, और इस कारण से क्या हो रहा था, 2 लाइवर्स का जो कर्ज था वो बढ़ चुका था उस पर, उसको क्या करना पड़ रहा था, लोन्स का जो इंटरेस्ट था वो अदा करने के लिए भी ट्रेजरी से उनको खर्च करना पड़ रहा था। और इनसे अलग नेक्स्ट रीजन था अपने रेगुलर एक्सपेंसेस, जैसे कि कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, आर्मी को मेंटेन करना, कोर्ट से रिलेटेड कार्य हो गए, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज उनको रन करने के लिए, यूनिवर्सिटीज को रन करने के लिए भी उनको खर्च करना पड़ रहा था अपनी ट्रेजरी से। अब इन सब को प्राप्त करने का एकमात्र साधन क्या था, टैक्सेस। अब जो इनकम होती थी वो टैक्सेस से होती थी, और टैक्स किसके द्वारा पे किए जाते थे, ओनली थर्ड स्टेट के द्वारा। अब थर्ड स्टेट कैसी थी, थर्ड स्टेट ऐसी थी जो पीसेंट्स थे, लोअर वर्ग थे, वो भी कैपेबल नहीं थे अधिक से अधिक टैक्स को अदा करने में। इस कारण से भी टैक्स जो हो रहा था अमाउंट से कम मात्रा में प्राप्त हो रहा था लुई 16 को, फ्रांस के ट्रेजरी को। इस तरह से जो ट्रेजरी थी वो खाली होती जा रही थी। अब उस समय की हम शासन व्यवस्था देखते हैं, कैसे ऑब्जर्व करते हैं उन सब चीज़ों को, क्या कंडीशन थी, क्यों ये सब चीज़ें हो रही थी। फर्स्ट, उस समय की जो स्टेट्स थी, वो सामाजिक कंडीशन थी वो क्या थी, उस समय पर जो समाज सोसाइटी वो थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइड थी। फर्स्ट स्टेट रिलेटेड टू क्लर्की, सेकेंड रिलेटेड टू नोबल्टी, एंड थर्ड स्टेट रिलेटेड टू बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स इसमें शामिल थे, पीजेंट्स एंड आर्टिशियंस एंड स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स एंड सर्वेंट्स, इन सबको इसमें शामिल किया जाता था। फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट को क्या क्या सुविधाएं दी गई थी, ये क्लर्की थे 1%, क्लर्की मीन्स जो चर्च से बिलोंग करते हैं, चर्च से बिलोंग करने वाली सोसाइटीज में शामिल की गई थी। ये कंट्रोल लॉट्स ऑफ लैंड, इनके पास, इनके कंट्रोल में बहुत सारी ज़मीनें थी। ये स्कूल्स ऑपरेट्स करते थे। एडिड पुअर्स को सहायता देते थे। लिव्ड इन ग्रेट लग्जरी, ये चटकॉक्स यहाँ पर प्लेस का नाम दिया कि इसमें ग्रेट लग्जरी के साथ विलासिता की सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद थी। ये कोई टैक्स पे नहीं करते थे, एंड इनको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता था, ओल्ड पे जो, बल्कि इनको जन कॉमन पीपल से टैक्स प्राप्त होता था टैलीज के रूप में। टैलीज रूपी टैक्स था जो चर्च पीपल्स कॉमन जनता पर लगाते थे, कॉमन पीपल्स पर लगाते थे। दूसरा टैक्स जो था टच के नाम से जाना जाता था, यह चर्च को, कॉर्ट एंड चर्च, इस तरह से दोनों तरह के टैक्स कॉमन जनता को देने पड़ते थे। एक टैक्स राजा को पे करना पड़ता था और दूसरा टैक्स किसको, चर्च को पे करना पड़ता था। सेकंड स्टेज नोबल्स, जो राजा महाराजा होते थे, उनके परिवार हो गए, ये सब इसमें शामिल किए जाते थे। नोबल्स को कंप्लीट अथॉरिटी दी जाती थी ओवर पीसेंट्स, पीसेंट्स से कैसे काम कराना है, कैसे उनसे टैक्स वसूलना है, ये सब अथॉरिटी उनको दी जाती थी। ये डी नॉट हैव टू डू मिलिट्री सर्विसेज, इनको कोई सैन्य संचालन नहीं करना पड़ता था, कोई सेवा नहीं करनी पड़ती थी मिलिट्री के रूप में। ये मोस्ट ऑफ टैक्स से रिलीज थे, इनको कोई टैक्स अदा नहीं करना पड़ता था। नोबल्स कलेक्ट टोल्स फ्रॉम पीपल्स यूजिंग रोड्स एंड मार्केट्स, और नोबल्स पीपल्स जो थे वो आम जनता से रोड टैक्स, मार्केट टैक्स ये भी वसूल करते थे। इस तरह से ये सब व्यवस्था मौजूद थी। मींस फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट टोटल लग्जरी को यहाँ पर अफोर्ड करती थी। थर्ड स्टेट में वर्कर्स आते थे, बिजनेसमैन जिनको बॉर्गीज कहा जाता था। पीसेंट्स वर फोर्स्ड टू मिलिट्री सर्विस, जो किसान होते थे उनको सेना में भी सर्विस करनी पड़ती थी, उनको फोर्स किया जाता था। पीसेंट्स कुड नॉट हर्ट और फिश द नोबल्स स्टेट्स, वो नोबल्स स्टेट्स में शिकार नहीं कर सकते थे, फिशेस का शिकार नहीं कर सकते थे। पीसेंट्स हैड टू पे टैक्सेस,
उन्हें पीसेंट्स को, जो किसान होते थे, उन्हें दोनों तरह के टैक्स देने पड़ते थे, राजा को भी और चर्च पीपल्स को भी उन्हें टैक्स अदा करने पड़ते थे। पीसेंट्स हैड टू यूज लॉर्ड्स मिल्स, ओवन्स एंड वाइड प्रेस एंड पे फॉर देम। अब जो पीसेंट्स होते थे, उनको जो मालिकों के मिल्स होते थे, ओवन्स होते थे, वाइन प्रेस होती थी, जब उनको वो यूज करते थे तो उसके लिए भी उनको पेमेंट देनी पड़ती थी, पे करना पड़ता था। और पीसेंट्स वर्ग की पॉपुलेशन कितनी थी उस समय पर फ्रांस में? लगभग 90% पीपल्स ऐसे थे जो पीसेंट्स वर्ग से बिलोंग करते थे। तो ये व्यवस्था थी उस समय की सोसाइटी किस तरह से डिवाइडेड थी। इससे हमें पता चलता है कि फ्रांस की सोसाइटी किस तरह से डिवाइड की गई थी। अब नेक्स्ट सिचुएशन आती है स्ट्रगल टू सर्वाइव। उस समय के लोग क्या फेस कर रहे थे, क्या कंडीशन थी, उसी को हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस भी कहते हैं। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन जिसमें अपनी लिवलीहुड के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जस्ट लाइक फूड, क्लोथ्स, इन सब की सुविधा भी प्राप्त करना खतरे में था। मीन्स ये सब सुविधाएं भी आसानी से प्राप्त नहीं हो पा रही थी, ये सब सुविधाएं प्राप्त करना भी एंडेंजर्ड था। उस सिचुएशन को हम सब्सिस्टेंस क्राइसिस या स्ट्रगल टू सर्वाइव के रूप में डिफाइन करते हैं। अब इसके बहुत सारे रीजंस थे। बड़ी संख्या में जनसंख्या का बढ़ जाना, प्रोडक्शंस का जो उत्पादन था वो लिमिटेड होना, प्राइस, महंगाई, ये सब चीजें इसमें शामिल थी। इसके कारण से ये कंडीशन उत्पन्न हो रही थी। अब उसको अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, मेन रीजंस क्या थे? द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस, फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन से बढ़कर जो 1715 में 23 मिलियन थी, वो 1789 तक इंक्रीज होकर 28 मिलियन तक पहुंच चुकी थी। दिस लेड टू ए रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, उसकी प्रोडक्शंस की, उसकी डिमांड्स को पूरा करने के लिए फूड ग्रेन्स की डिमांड इंक्रीज हो गई, लेकिन जो प्रोडक्शन था वो निश्चित था, उसमें कोई इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा था। दिस लेड टू इन्फ्लेशन, जिसके कारण क्या हो रहा था? महंगाई की समस्या, एक भूखमरी की कंडीशन यहाँ पर उत्पन्न होती जा रही थी, क्योंकि जो प्रोडक्शन था वो किसके कारण रिड्यूस हो रहा था? ड्रोज, सूखे की कंडीशन के कारण या बारिश के कारण जो फसलें थी वो खराब हो चुकी थी। फूड ग्रेन्स की जो डिमांड इंक्रीज होती जा रही थी, उसके लिए प्रोडक्शन लिमिटेड था, और इस कारण से प्राइस जो थे थिंग्स के वो इंक्रीज होते जा रहे थे। कंटिन्यू इंक्रीजमेंट वहाँ पर फूड ग्रेन्स की प्राइसेस में देखने को मिल रहा था, और इस कारण से लोग जो थे वो सरवाइव कर रहे थे अपनी डेली नीड्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए। एक ग्रोइंग मिडिल क्लास। अब इन सब के कारण, इन सब के बीच क्या हो रहा था फ्रेंच सोसाइटी में? क्या हो रहा था? एक मिडिल क्लास वहां पर धीरे धीरे ग्रो कर रही थी। कैसे? और जो प्रिविलेजेस थे उनके मन में एक ऐसी भावना इंक्रीज हो रही थी कि जो प्रिविलेज है, मीन जो राजसी सुविधाएं बर्थ लेने के कारण फेस कर रहे हैं, उसमें चेंजेस होने चाहिए। पीसेंट्स यूज्ड टू पार्टिसिपेट इन रिवॉल्ट्स अगेंस्ट टैक्सेस। अब लोग जो किसान थे वहां के, वो क्रांति करने लगे थे। किसके लिए? अगेंस्ट उन टैक्सेस के खिलाफ जो उनको उनके ऊपर इम्पोज किए जाते थे, और फूड स्कैरिसिटी के खिलाफ वो रिवॉल्ट करने लगे थे। ग्रुप ऑफ थर्ड स्टेट के जो ग्रुप्स थे बिकेम प्रॉस्पेरस। अब उसमें भी थर्ड स्टेट में भी कई तरह के पीपल्स थे। एक ऐसा ग्रुप भी था जो बिजनेसमैन था। बिजनेसमैन क्या होते थे? वो बाहर ओवरसीज ट्रेड्स को वो इंक्रीज कर रहे थे, इस कारण से उनकी इनकम जो थी इंक्रीज होती जा रही थी। वो थोड़ा वेल्दी पीपल्स के रूप में इंक्रीज हो गए थे, जिस कारण से एक अपर लेवल, मींस थर्ड स्टेट में भी एक अपर लेवल था जो थोड़ा वेल्दी प्रॉस्पेरस हो गया था, एजुकेटेड हो गया था, वो मिडिल क्लास के रूप में इंक्रीज हो चुका था, डेवलप हो चुका था 18वीं सेंचुरी में। अब ये क्या करते थे? व्यापार करते थे वूलन्स का, मैन्युफैक्चरिंग वूलन, सिल्क्स और इन टेक्सटाइल्स का, और इनको बाहर की ओर वो बाहर विदेशों को इनको सी रूट्स के द्वारा, ओवरसीज रूट के रूप में ट्रेड करते थे। इस कारण से ये प्रॉस्पेरस हो गए थे। अब इन्होंने एजुकेशन भी गॉट करना शुरू कर दिया था। इससे अलग जो थर्ड स्टेट के लॉयर थे, प्रोफेशनल्स थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स थे, वो भी आपके मिडिल क्लास में शामिल हो चुके थे। एक पर्सन सोशल पोजीशन वाज डिपेंडेंट ऑन देयर मैरिट्स। अब एक पर्सन की जो सोशल पोजीशन होती है वो किस पर डिपेंड करती है? उसकी मैरिट्स पर डिपेंड करती है। ऑल दीज ग्रुप्स वर एजुकेटेड, ये एजुकेटेड हो चुके थे। अब इनको समझ में आने लगा था एजुकेशन के कारण कि जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट्स के पीपल्स हैं, जिनको बाय बर्थ सारी फैसिलिटीज मिल रही है, क्योंकि वो फर्स्ट स्टेट में बर्थ हो चुके हैं, सेकंड स्टेट में जन्म ले चुके हैं, इस कारण से उनको सारी सुविधाएं दी जा रही थी।
अब वो इन सब चीजों को समझने लगे थे। rather a person's social position must depend on his merits। अब वो समझने लगे थे कि जो बर्थ के हिसाब से उनको सुविधाएं दी जा रही थी वो गलत है। अब वो लोग डिमांड करने लगे थे कि उनके गुणों के आधार पर, उनके मेरिट्स के आधार पर ये सब सुविधाएं दी जानी चाहिए। ये सुविधाएं बर्थ के आधार पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। ए न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज प्रपोज। उसके साथ साथ क्या चल रहा था उस समय के समाज में, कुछ फिलोसफर्स थे, उनके विचार भी स्प्रेड होने लगे थे। अब उस समय कौन कौन से फिलोसफर्स थे? जस्ट लाइक रूसो, जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव की धारणा को प्रेजेंट किया था। मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने डिवीजन ऑफ पावर विद इन गवर्नमेंट, उन्होंने विचारधारा दी थी कि जो गवर्नमेंट की पावर है उसका डिवीजन होना चाहिए लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के रूप में। किसी एक व्यक्ति के पास सारी पावर लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने यूएसए की गवर्नमेंट का जो मॉडल था वो भी सामने रखा था अपनी पुस्तकों में। अब ये सब क्या था? इस तरह के जो फिलोसफर्स थे उनके विचारों को कैसे जनता तक पहुंचाया जा रहा था। वहाँ पर जो सैलून्स होते थे, कॉफ़ी शॉप्स होते थे, उन सब में इनको डिस्कस किया जाता था, जो एजुकेटेड पीपल्स होते थे। अब उससे ये विचारधाराएं आम जनता तक पहुँचने लगी थी। लोग इन विचारों को जानने लगे थे और लोगों के बीच इन सब विचारधाराओं के कारण एक नई सोच डेवलप होने लगी थी। इस कारण से क्या था, ये तीनों फिलोसफर जो थे उस समय काल के, उन्होंने एक नया रोल अदा करा था 17 एंड 18th सेंचुरी में। इन फिलोसफर्स की इनकी जो पुस्तक थी, जस्ट लाइक वेरियस फिलोसफर्स पुट फॉरवर्ड देयर थ्योरीज, उन्होंने अपनी थ्योरीज दी अबाउट इक्वालिटी एंड फ्रीडम। जॉन लॉक ने अपनी पुस्तक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में डिक्ट्राइन और डिवाइन मीन्स गॉड मान लेना राजा को, उसी को सारी पावर दे देना, एब्सोल्यूट राइट्स उनको दे देना गलत था। उस विचारधारा को उन्होंने अपनी पुस्तक में प्रेजेंट किया था। रूसो ने अपनी पुस्तक में सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की पुस्तक में पीपल्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए गवर्नमेंट के बीच में और पीपल्स के बीच में, और उसी जो राजा हो वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य करे। इस विचारधारा को अपनी पुस्तक में प्रेजेंट करने की कोशिश की थी। द स्पिरिट ऑफ लॉ, मॉन्टेस्क्यू प्रपोज्ड डिवीजन। अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉ में मॉन्टेस्क्यू ने क्या किया, एक पावर का डिवीजन बताया था कि किस तरह से गवर्नमेंट की जो पावर है वो 3 स्टेट्स में डिवाइड होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। मीन्स सारी पावर एक व्यक्ति तक, एक मोनार्क तक, एक राजा तक सीमित नहीं होनी चाहिए। ये सब विचारधाराएं जब जनता के बीच पहुंच रही थी, अब जनता अवेयर हो चुकी थी, जिसके कारण क्या हुआ, एक आउटब्रेक रिवॉल्यूशन का हमें देखने को मिला, एक क्रांति की शुरुआत हमें देखने को मिली। अब उस समय क्या था, हमने ऊपर पढ़ा था कि जो ट्रेजरी थी वो पूरी तरह से खाली हो रही थी राजा की, लुई 16 की। अब उन्होंने क्या प्लान किया, उन्होंने प्लान किया कि वो टैक्स को बढ़ाएंगे, क्योंकि एकमात्र साधन उनके पास इनकम इंक्रीज करने का टैक्स ही थे। तो वो चाहते थे कि ये जो टैक्स है जो लगाए जाते हैं जनता पर, उनको इंक्रीज कर दिया जाए, उसमें इंक्रीजमेंट की जाए। अब उसके लिए उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने टैक्स को इंक्रीज करने के लिए, लेकिन उस समय पर मोनार्क में क्या व्यवस्था थी कि जो एक राजा था वो अकेले कोई भी नया टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता था। उसके लिए उसको एक मीटिंग बुलानी होती थी, जो वहाँ पर एस्टेट जनरल की मीटिंग्स के नाम से जानी जाती थी। तो राजा ने प्लान किया कि वो टैक्स इम्पोज करेगा तो उसको एक मीटिंग बुलानी पड़ेगी। अब उसने 3 स्टेट, उसमें तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर शामिल होने थे उस मीटिंग में। और ये हम जान सकते हैं कि अब जो लुई 16 है उसने 5 मई 1789 में एक मीटिंग बुलाई, और उससे पहले ये मीटिंग 16 के अराउंड में बुलाई गई थी। एक लगभग बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद ये मीटिंग कॉल की गई थी। अब इस असेंबली में क्या हुआ, 300 रिप्रेजेंटेटिव आए फर्स्ट स्टेट से, एंड 300 रिप्रेजेंटेटिव इसमें मौजूद हुए सेकंड स्टेट से, एंड 600 मेंबर्स जिसमें शामिल किए गए प्रॉस्पेरस एंड एजुकेटेड पीपल्स ऑफ थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट का भी वो ग्रुप जो इसको मिडिल क्लास के रूप में इम्पोज कर दिया गया था। अब ये जब मीटिंग में आए तो अपने साथ ये 40,000 लेटर्स उन वर्ग से लेकर आए, डिमांड्स को लेकर आए जो पीसेंट्स वर्ग थे, लोअर वर्ग थे, जो इस मीटिंग में शामिल नहीं हो सकते थे, क्योंकि राजा ने डिक्लेयर कर दिया था कि पीसेंट्स, लोअर वर्ग के पीपल्स, बच्चे और वुमेन्स इस मीटिंग में शामिल नहीं हो सकते हैं। केवल थर्ड स्टेट के प्रॉस्पेरस और एजुकेटेड पीपल्स ही इस मीटिंग में शामिल हो सकते थे। अब राजा ने इस मीटिंग में क्या किया, अपना प्रपोजल रखा कि वो चाहता है कि यहाँ पर टैक्स इम्पोज कर दिया जाए। थर्ड स्टेट सभी मेंबर्स के सामने रखा गया, लेकिन उस समय पर क्या व्यवस्था थी, यहाँ पर वोटिंग अधिकार इक्वल नहीं थे। जो
फर्स्ट स्टेट के पीपल्स थे वो कितने टैक्स इम्पोज कर सकते थे, मतलब उनको वोटिंग अधिकार, पॉलिटिकल जो डिवीजन था वो इक्वल नहीं था, पॉलिटिकल इक्वालिटी वहाँ पर लोगों के बीच देखने को नहीं मिलती थी। कैसे, फर्स्ट स्टेट के पीपल्स कितने वोट दे सकते थे, 2। फर्स्ट स्टेट के पीपल्स जो थे 2 वोट दे सकते थे, सेकंड स्टेट के पीपल्स भी 2 वोट दे सकते थे, लेकिन थर्ड स्टेट के पीपल्स को कितने वोट का अधिकार था, ओनली 1। अगर हम ऑब्जर्वेशन करें 300 600 उनकी वोटिंग्स हो गई और थर्ड स्टेट के 600 मेंबर्स हो गए, तो उनके पास मेजोरिटी नहीं थी। लेकिन जैसे ही राजा ने प्रपोजल रखा कि मैं टैक्स इम्पोज करने वाला हूँ, तो थर्ड स्टेट के जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने डिमांड रखी कि हम लोगों को भी वोटिंग राइट इक्वल दिया जाए, हम लोगों की वोटिंग राइट भी 2 की जाए, मींस हम भी 2 वोट कर सकें, ऐसा अधिकार हमें दिया जाए। लेकिन राजा ने तुरंत उसकी डिमांड को सस्पेंड कर दिया, उन थर्ड स्टेट्स की डिमांड को सस्पेंड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो राजा के ऐसा रिजेक्ट करते ही जो थर्ड स्टेट्स के मेंबर्स थे उन्होंने क्या कहा, क्योंकि उनकी मेन प्रॉब्लम थी वोटिंग, 1 वोट जो उनको देने के लिए कहा जा रहा था, मींस फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के पीपल्स 2 वोट दे सकते थे, लेकिन थर्ड स्टेट के पीपल कितने वोट दे रहे थे, ओनली 1 वोट दे पा रहे थे। इस कारण से उन्होंने क्या कहा, थर्ड स्टेट जनरल की मीटिंग से उन्होंने बॉयकॉट करने का निश्चय लिया। उन्होंने कहा कि जब तक राजा हमारी डिमांड नहीं मानेगा, वो इस डिमांड को नहीं मानेंगे, उस टैक्स के प्रपोजल को वो नहीं मानेंगे जब तक उनका वोटिंग राइट बढ़ाया नहीं जाएगा। उन्होंने राजा से कहा गेट लॉस्ट एंड दे मेक देयर ओन गवर्नमेंट कॉलिंग देमसेल्व्स टू नेशनल असेंबली। अब मीटिंग को बॉयकॉट करने के बाद वो कहाँ पर चले गए, मीटिंग बॉयकॉट करने के बाद वो जाते हैं वहाँ के टेनिस कोर्ट पर। टेनिस कोर्ट एक प्लेस था जहाँ पर टेनिस खेला जाता था। अब मन में ये सवाल है कि वो टेनिस खेलने गए, नो, दे वहाँ पर वो टेनिस खेलने नहीं गए थे, उन्होंने नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन की और वे टेनिस कोर्ट में उन्होंने जाकर क्या शपथ ली, उन्होंने शपथ ली कि वो जब तक अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण नहीं कर लेते हैं वे तब तक इस टेनिस कोर्ट को नहीं छोड़ेंगे। मीन्स उन्होंने डिसाइड किया कि वो टेनिस कोर्ट में रहकर एक अपने संविधान का निर्माण करेंगे जिसमें राजा की जो पावर है उसको कम किया जाएगा। अब राजा अपनी मर्जी से शासन नहीं कर सकता है। इस तरह से एक नए कदम की शुरुआत हुई कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण की और एक नेशनल असेंबली, पहले एक एस्टेट जनरल होता था, अब दूसरी असेंबली यहाँ पर निर्मित हो चुकी थी। ड्यू टू अब उस समय पर जब ये पीपल्स क्या कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण करने में लगे हुए थे, तो दूसरे प्लेस पर राजा के महल में क्या हो रहा था, फ्रांस में क्या हो रहा था, ये सब चीजें हम यहाँ पर जानने वाले हैं। उस समय पर क्या समय चल रहा था, विंटर चल रही थी, सर्वर विंटर, एक भयंकर विंटर का समय चल रहा था। ब्रेड प्राइस जो थे वो रोज हो चुके थे, बढ़ चुके थे बहुत अधिक, एंड लॉन्ग क्यूज मीन्स लोगों को अपनी जरूरत के लिए ब्रेड प्राप्त करने के लिए भी लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा था। जो रूमर्स थे स्प्रेड दैट द लॉर्ड्स ऑफ द माइनर्स हायर्ड बैंड्स ऑफ ब्रिगेंड्स एंड टू डिस्ट्रॉय द राइस एंड क्रॉप्स। अब वो क्या कर रहे थे, जो माइनर्स थे वो मीन्स जो ऊपरी वर्ग था, जिनसे जो फसलों पर उनके टैक्स लगाते थे, उनका इम्पोजमेंट बढ़ता जा रहा था। तो किसानों ने क्या कहा, अब वो चाहे उन्हें अपनी फसल को जलाना पड़े वो अब टैक्स नहीं देंगे। अब वो नोबल्स जो थे, नोबल्स पीपल्स थे, राजा महाराजा थे या चर्च को जो टैक्स वो देते हैं वो सब अदा नहीं करेंगे। इस तरह से ब्रेड रियोट की वहाँ पर फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही थी, क्योंकि उनका कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया था, लुई 16 असेंबली रिकॉग्नाइजेशन ऑफ नेशनल असेंबली। अब इन सब सिचुएशन के कारण जब जनता लगातार विद्रोह किए जा रही थी, नेशनल असेंबली की फॉर्मेशन हो चुकी थी, अब राजा को लगने लगा कि नहीं, अब अगर मैं नेशनल असेंबली की बात नहीं मानूंगा तो मैं शायद शासन ना कर पाऊं। तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ा उन सब प्रिंसिपल्स को, उन सब संविधान के नियमों को जो नेशनल असेंबली ने अपने संविधान के निर्माण में रखे थे। अब नेशनल असेंबली ने क्या क्या संविधान में डिक्रीज एबोलिशन ऑफ फेडरल सिस्टम, उन्होंने फेडरल सिस्टम को उसको डिक्रीज कर दिया एंड एब्डिकेशन इन टैक्सेस एंड 4 अगस्त 1789 में उनका जब संविधान निर्मित हो गया तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उन सब दोनों टैक्सेस को जो टैक्स के रूप में चर्च को दिए जाते थे उन सब पर प्रतिबंध लगा दिया कि मींस अब कोई भी पेशेंट चर्च को टैक्स पे नहीं करेगा, इन सबको मना कर दिया गया। इसी के साथ साथ क्या हो रहा था, जैसे जैसे संविधान बन गया और नेशनल असेंबली को अधिकार मिल गए तो उन्होंने क्या किया, उन सब नोबल्स के पास जो पावर थी, चर्च के पास जो पावर थी, जो राजसी पावर उनको दी जाती थी,
उन सबको उन्होंने उनसे छीनना शुरू कर दिया। अब उनको डिस्ट्रॉय करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब इससे क्या हुआ, फ्रांस एक मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की ओर प्लेस होना शुरू हो गया था। अब फ्रांस में शुरुआत हो गई थी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की। इन 1971 नेशनल असेंबली कंप्लीटेड एंड ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल असेंबली ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, कंप्लीट किया, और इसमें जो पावर थी मोनार्क की, एक राजा की, उस पावर को लिमिटेड कर दिया। मीन्स अब राजा की पावर लिमिट हो गई, अब सारे अधिकार उसके पास नहीं थे। एक नई व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिली। यहाँ पर आप पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, 3 सिस्टम यहाँ पर रखे गए। लेजिस्लेचर में जो वोटिंग अधिकार थे, लेकिन जो नेशनल असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें जो वोटिंग राइट्स थे उसमें भी जनता को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन्स वो पीपल्स थे जिनको वोट करने का अधिकार था। इसमें लगभग 4 मिलियन पीपल्स थे। पॉपुलेशन 28 मिलियन पॉपुलेशन में से 4 मिलियन पीपल इसमें शामिल हो सकते थे। पैसिव सिटीजन्स के रूप में वो नागरिक थे जिनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं थे, अबाउट 3 मिलियन मैन, वुमेन्स, चिल्ड्रंस एंड यूथ बिलो 25, उनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं था। 3 मिलियन पीपल्स भी वो पीपल्स जिन, अब यहाँ पर कैटेगरी कैसे की गई एक्टिव सिटीजन्स की, वे मेंस जो अपनी इनकम का वो हिस्सा मीन्स 3 दिन की लेबर के बराबर टैक्स के रूप में पे करेंगे, वही व्यक्ति वोटिंग के अधिकारी होंगे। उस हिसाब से ये डिवीजन रखा गया। अब इसमें लगभग 50,000 मेंस आ गए जो इस तरह का राइट रखते थे, टैक्स पे करते थे। अब कुछ पीपल्स ऐसे थे जो और अधिक टैक्स पे कर सकते थे, उन पीपल्स को नेशनल असेंबली में शामिल कर दिया गया। मींस जो पीपल्स इस वर्ग से भी अधिक टैक्स पे कर सकते थे उनको नेशनल असेंबली के सदस्यों के रूप में सदस्यता दी गई, जैसे कि 745 मेंबर्स इसमें शामिल किए गए। अब नेशनल असेंबली में भी जिनकी पोजीशन हायर थी और अधिक प्रॉस्पेरस पीपल्स हो गए, उनको राज्य को कंट्रोल करने के लिए मिनिस्टर के रूप में नियुक्त कर दिया गया। मीन्स उनमें से भी कुछ मिनिस्टर्स बना दिए गए। अब यहाँ पर जो राजा था उस पर कंट्रोल किसका हो गया था, नेशनल असेंबली का। सारे नियम नेशनल असेंबली में बनाए जाते थे, कानून बनाए जाते थे। राजा को केवल अपना वीटो देना पड़ता था, मीन्स यस और नो में अपना दायरा बताना पड़ता था। राजा के पास अब कोई पावर नहीं थी, लेकिन जितने भी नियम बनाए जाते थे, कानून बनाए जाते थे, वो किसके अधिकार से एग्जीक्यूट होते थे, राजा को उन्हें एग्जीक्यूट करना पड़ता था। मीन्स सारे नियम बनाता कौन था, नेशनल असेंबली, लेकिन उनको एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी किसकी थी, राजा की। मीन्स जनता के बीच में जो भी कानून बनेगा वो कौन पारित कर रहा है, राजा, लेकिन उनको बनाता कौन था, लेजिस्लेचर, नेशनल असेंबली। और यहाँ पर जो भी इनके विरोध में खड़ा होता था उनके लिए जुडिशरी की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। तो ये व्यवस्था उस समय पर लागू कर दी गई थी। अब इसी के साथ साथ जैसे हमने यहाँ पर देखा, जो टैक्स पे करते थे एटलीस्ट 3 डेज का, उन्हीं को वोटिंग का राइट दिया गया था, लेकिन उसमें भी कुछ ही व्यक्ति यहाँ पर शामिल हो गए थे। अब संविधान निर्माण किया गया, उसमें डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स भी रखा गया, मीन्स जनता के लिए कुछ राइट्स दिए गए, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब राइट जो यहाँ पर बताए गए हैं ये सब उसमें निर्धारित किए गए। लेकिन वो किसके लिए, ओनली फॉर मैन एंड सिटीजन, वुमेन्स के लिए यहाँ पर कोई राइट नहीं था। जितने भी राइट्स थे वो किससे बिलोंग करते थे, मैन से बिलोंग करते थे, और इनको नेचुरल एंड इनहेरिएबल राइट्स का नाम दिया गया था। मीन्स वे राइट जो व्यक्ति की जीवन जीने के कारण, उनके बर्थ के कारण, बर्थ राइट्स के रूप में, मीन्स लाइफ के अधिकार के रूप में इनको शामिल किया गया था। इसी तरह से कुछ नेशनल सिंबल्स भी फ्रांस के निर्धारित कर दिए गए थे। यहाँ पर जैसे आपको देख सकते हैं आप सिंबल्स, द ब्रोक चेन वर यूज्ड टू फ्रेटर स्लेव्स, स्लेवरी को तोड़ने की जो प्रथा थी उसके लिए ब्रोकिंग चेन यहाँ पर दिखाई गई। बंडल ऑफ रोड्स एंड फ्रॉस, वन रोड कैन इजीली ब्रोकन, यहाँ पर ये एंटायर बंडल ये पावर को बताता था। स्क्रिप्चर सिंबल्स ऑफ रॉयल पावर, स्नेक्स बाइटिंग इट्स टेल्स, रिंगिंग सिंबल ऑफ एटर्निटी, रिंग्स नो बिगिनिंग एंड नो एंड, ऐसी रिंग जिसका कोई अंत नहीं है ना कोई शुरुआत है। रेड पिगन कैप वॉर्न बाय स्लेव्स ऑन बीइंग फ्री, वे पीपल्स जो गुलाम थे वो इस तरह की रेड कलर की कैप पहनते थे। एंड ब्लू व्हाइट रेड नेशनल कलर फ्रांस का माना गया। यहाँ पर जो विंड वुमेन थी उसको पर्सोनिफिकेशन ऑफ लॉ, लॉ का मानवीयकरण का ये सिंबल यहाँ पर दिया गया था। फ्रांस अबॉलिश मोनार्की एंड बिकेम ए रिपब्लिक। अभी हमने पढ़ा कि फ्रांस जो था वो मोनार्की मीन्स राजाओं का जो शासन था उसको
खत्म कर रहा था और एक रिपब्लिक की ओर बढ़ रहा था। 1792 नेशनल असेंबली वोटेड फॉर वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। अब यहाँ पर वॉर की कंडीशन कैसे उत्पन्न हुई? हमने पीछे देखा कि नेशनल असेंबली ने सारी पावर जो थी अपने अंडर कंट्रोल में ले ली थी, लेकिन अब आप खुद सोचिए, अगर पहले जो राजा था लुई 16 थे, वो सारी पावर अब उनके हाथ में थी, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होने के कारण सारी पावर नेशनल असेंबली के हाथ में आ चुकी थी। अब राजा ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने क्या डिसाइड किया कि वो अपने पड़ोसी राजाओं से हेल्प लेगा। प्रूशिया, ऑस्ट्रिया के वो दामाद थे, वो उनकी हेल्प करने को रेडी थे। इसी तरह से प्रूशिया, जिसको हम अब जर्मनी के रूप में जानते हैं इन प्रेजेंट टाइम, तो उन राजाओं से हेल्प के लिए वो प्लानिंग करने लगे। एक सीक्रेट प्लानिंग उनकी चल रही थी। अब वो राजा महाराजा क्यों उनकी हेल्प करने के लिए एग्री थे? वो इसलिए एग्री थे क्योंकि उन्हें पता था कि जो कंडीशन इस समय फ्रांस में चल रही है, आगे आने वाले समय में वो कंडीशन उनके देश में भी हो सकती है। उससे अपने देश को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि वो राजा का साथ देंगे। लेकिन इससे पहले कि राजा उन सब राजाओं के साथ मिलकर नेशनल असेंबली को कुछ नुकसान पहुंचा पाते, नेशनल असेंबली को इस सीक्रेट प्लानिंग के बारे में पता चल गया, तो उन्होंने उससे पहले वोट किया और अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब इससे क्या किया, यहाँ पर वॉर डिक्लेयर हो गया। वॉर के लिए क्या किया, जनता से आर्मी में सेना में शामिल होने के लिए अप्लाई किया गया, प्लीज की गई। तो जनता जो थी, मीन जो आम नागरिक थे, वो सेना में भर्ती हो गए, क्योंकि अब उनके बीच में कौन सी भावना शुरू हो गई थी, राष्ट्रीयता की भावना, अपने देश के लिए लड़ने के लिए। अब सब लोग क्या जागरूक हो चुके थे, अब वो लुई 16 को बिल्कुल हटा देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने वॉर की शुरुआत हुई। अब वॉर में जाते हुए मर्सलीज वहाँ का नेशनल एंथम माना जाता है फ्रांस का। एक ऐसा सॉन्ग था जो वहाँ के जो नागरिक थे, जब वो वॉर के लिए जाते थे तो वो गाते हुए जाते थे। अब मर्सलीज इसको क्यों कहा गया, मर्सलीज प्लेस से होकर ये गुजरते थे जब सॉन्ग गाते थे, तो इस कारण से इसको मर्सलीज नाम दिया गया था। अब उस समय पर जब सारे मेंस जो थे वो युद्ध में, कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग में इन्वॉल्व थे, तो उस समय पर महिलाएं जो थी वो क्या कर रही थी, फैमिलीज की टुक केयर कर रही थी, फैमिलीज को संभाल रही थी, उनकी फैमिलीज की जरूरतों को पूरा करने में इन्वॉल्व थी। लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन डिमांडेड दैट रिवॉल्यूशन हैड टू कैरी फर्दर। अब सभी नागरिक ये चाहते थे कि जो रिवॉल्यूशन है वो लार्ज सेक्शन तक इंक्रीज होती चली जाए। एंड 1971 में जब उनको पॉलिटिकल राइट्स मिल गया था, ओनली रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। लेकिन अब इसमें भी एक प्रॉब्लम ये थी कि जो नेशनल असेंबली थी, उसने जब संविधान का निर्माण किया, उसने भी जो पॉलिटिकल राइट्स थे वो एक लिमिटेड वर्ग तक सीमित कर दिए थे। उसने क्या डिसाइड किया था, केवल थर्ड डेज तक की लिमिटेशन, जो सैलरी के रूप, जो लेबर्स की मजदूरी होती है उसके बराबर जो टैक्स पे करेंगे मैन, केवल वही वोटिंग के अधिकारी होंगे। अब इसके विरोध में भी कुछ ग्रुप बनने लगे, क्योंकि यहाँ पर नेशनल असेंबली के विरोध में भी कुछ ग्रुप्स बनने शुरू हो गए थे। तो पॉलिटिकल क्लब्स, नए नए पॉलिटिकल क्लब्स यहाँ पर बनने शुरू हो गए थे, जिसमें एक जैकोबिन्स क्लब्स भी यहाँ पर सक्सेसफुली फॉर्म हो रहा था। अब ये क्लब कैसा था, इसमें कौन कौन से मेंबर्स थे? जैकोबिन्स क्लब्स में मेंबरशिप सबके लिए खुली थी, कोई भी इसका मेंबर बन सकता था, लेकिन प्रमुख रूप से इसमें वो पीपल्स थे जो थर्ड स्टेट्स के लेबर्स हो गए, लैंडलेस लेबर्स हो गए, छोटे छोटे काम करने वाले मजदूर हो गए, वो पीपल्स जिनको वोटिंग राइट्स नहीं थे, वो सब इसके मेंबर्स के रूप में शामिल हो गए। तो मेंबर्स ऑफ जैकोबिन्स क्लब्स इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, ऑस्ट्रियंस, शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, ये सब छोटे छोटे वर्क करने वाले पीपल्स जिनको डेली बेसिस पर जो काम करते थे, उन वो सब मेंबर्स इसमें शामिल हो गए। तो जैकोबिन्स मेंबर्स स्टार्टेड वियरिंग लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स। ये पीपल्स क्या थे, लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर्स पहनते थे, मींस अपने आप को किससे अलग दिखाते थे। ये फर्स्ट स्टेज, हमने पहले भी पिक्चर्स में, आप अपनी बुक में पिक्चर्स में देख सकते हैं, लुई 16 के समय में जो क्लर्गी होते थे वो लॉन्ग बूट वाले शूज पहनते थे। आपकी बुक में एक पिक्चर दिखाई गई है जिसमें किसान जो है वो चर्च पीपल्स को अपनी फसल का कुछ हिस्सा देने के लिए आते हैं। उस पिक्चर से आप देख सकते हैं उनका ड्रेस कोड। तो जैकोबिन्स के मेंबर्स ने अपने आप को बिल्कुल अलग दिखाने की कोशिश की, उनको सेंट क्लॉज कहा जाता था। तो ये मेंबर्स यहाँ पर अपने आप को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करने लगा था जैकोबिन्स क्लब्स, और
किसके खिलाफ? नेशनल असेंबली के उन रूल्स के खिलाफ। अब इससे क्या हुआ? These Jacobins were called Sans-Culottes, literally means those without knee breeches, जो knee breeches नहीं पहनते थे। knee breeches means घुटनों तक पहने जाने वाले जो शूज होते हैं। On August 10, 1792, Jacobins stormed the palace of Troyes and held the king hostage for several hours. जैकोबिन्स क्लब ने क्या किया? वो इकट्ठा हुए पैलेस में और उन्होंने जो राजा थे वहाँ के उनको बंदी बना लिया और कुछ घंटों तक उनको बंदी बनाकर रखा। इलेक्शंस वर हेल्ड एंड ऑल मैन ऑफ 20 इयर्स। अब इलेक्शंस हेल्ड किए गए और उसमें क्या चेंज कर दिया गया? 21 इयर्स के सभी मेंबर्स को वोटिंग करने का अधिकार था। मोनार्ची को एबोलिश कर दिया गया एंड 21 सितंबर 1792 एंड फ्रांस वाज डिक्लेयर्ड ए रिपब्लिक। और जैकोबिन्स की अंडर लीडरशिप में फ्रांस को एक रिपब्लिक राष्ट्र के रूप में घोषित कर दिया गया। अब यहाँ पर एक नई शुरुआत हुई। नेशनल असेंबली का शासन अब यहाँ पर खत्म होने वाला था और एक नई शुरुआत रिपब्लिक के रूप में फ्रांस की यहाँ पर होने जा रही थी। अब लुई 16 का क्या हुआ? लुई 16 को सेंटेंस टू डेथ बाय द कोर्ट ऑन चार्ज ऑफ ट्रीजन। ट्रीजन मीन्स देशद्रोह के आरोप में उसको डेथ सेंटेंस, सजा सुना दी गई, मृत्युदंड दिया गया जैकोबिन्स क्लब के द्वारा। अब जैकोबिन्स क्लब के द्वारा जो शासन होता है, जैकोबिन्स का जो शासन काल था उसको रेन ऑफ ट्रीजन कहा जाता था। रेन यहाँ पर बारिश वाला रेन नहीं होता, जी साइलेंट रहेगा। रेन ऑफ टेरर मीन्स एक भय का समय काल उसको कहा जाता था। क्यों? द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 उसको रेन ऑफ टेरर कहा जाता था। पीपल होम्स रॉबिन्सपियर, रॉबिन्सपियर जो थे वो लीडर थे जैकोबिन्स क्लब के। रॉबिन्सपियर ने क्या किया? उनको शासन की बागडोर दे दी गई। तो जो रॉबिन्सपियर थे वो क्या चाहते थे? वो क्या कर रहे थे? उन्होंने जो भी व्यक्ति रिपब्लिक के एनिमीज थे उनको अरेस्ट किया, उनको जेल में डाल देते थे। देन ट्राइड बाय रिवॉल्यूशनरी ट्राइबल, एक ट्राइबल रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी ट्राइबल्स में उन पर केस चलाया जाता था। इफ दे वर डिक्लेयर गिल्टी, और जहाँ जब उनको दोषी साबित किया जाता था वहां पर तो उनको ग्लूटाइन कर दिया जाता था। ग्लूटाइन क्या था? ग्लूटाइन एक ऐसी डिवाइस थी जो डॉक्टर ग्लूटोन के द्वारा इन्वेंट की गई थी रॉबिन्सपियर के शासनकाल में, जो आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। इसमें क्या किया जाता था? गर्दन काट दी जाती थी उस विद्रोही की जो भी रॉबिन्सपियर के शासनकाल के विरुद्ध खड़े होते थे। तो इस तरह की मृत्युदंड उनको वहां पर दिया जाता था। इसी कारण से अब जो रॉबिन्सपियर थे वो चेंजेस तो कर रहे थे, लेकिन अपने विरोध में अगर कोई भी खड़ा होता था उसको मृत्युदंड की सजा दी जाती थी, उनको ग्लूटाइन कर दिया जाता था। तो लॉज वर इशूड टू प्लेस मैक्सिमम सीलिंग्स ऑन वेजेस। अब जो मजदूरी थी वो भी निर्धारित कर दी गई थी। फिक्स मजदूरी यहाँ पर लेबर्स की कर दी गई थी। सामान जो उसका प्राइस था वो फिक्स कर दिया गया था। मीट और ब्रेड का जो प्राइस था वो भी फिक्स कर दिया गया था, उसको राशन कर दिया गया था। मीन्स शॉप्स पर निर्धारित कर दिया गया था। अब को इक्वलिटी लाने के लिए जो रॉबिन्सपियर थे वो इक्वलिटी लाना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने क्या किया? जो अपर वर्ग थे, लोअर वर्ग थे, उनके बीच इक्वालिटी हो उसके लिए उन्होंने क्या किया? जो मीट और ब्रेड थे उनकी राशनिंग कर दी, और जो अपर क्लास के पीपल्स जो महंगे वाले ब्रेड्स वगैरह यूज करते थे उसको बंद कर दिया गया। अब सिंपल एक जैसी ब्रेड सबके लिए अवेलेबल कर दी गई। इक्वालिटी यहाँ पर स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन सख्ती के साथ, सख्त रूल के साथ वो शासन कर रहे थे। तो इसके कारण क्या हुआ? जो अपर वर्ग था, इन लोअर वर्ग में भी जो एजुकेटेड पीपल था, जो उनको दिखने लगा कि जो रॉबिन्सपियर हैं वो क्या कर रहे हैं? वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर रहे हैं एक मोनार्क के रूप में, सारी पावर अपने अंडर कंट्रोल में लेना चाह रहे हैं। वहाँ पर स्पीक फॉर्म्स ऑफ स्पीक एंड रेड्रेस यहाँ पर प्रैक्टिस होने लगी थी। जो मेंस और वुमेन्स थे सिटॉन एंड किटॉन के नाम से सिटीजन्स को जाने लगा। अब यहाँ पर डिफरेंसेस देख सकते हैं आप, ग्राफ जो दिखा रहा है वो एग्जीक्यूटिव क्लासेस। अब जो भी व्यक्ति इनके खिलाफ, रॉबिन्सपियर के खिलाफ आवाज उठाता था उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता था, उसको मृत्युदंड दे दिया जाता था। तो इस कारण से उन्हीं के पार्टी के कुछ मेंबर्स ऐसे थे जो उनके विद्रोही हो चुके थे, जो उनको नहीं देख पा रहे थे उस वे में कि वो अपना सारा कंट्रोल अपने हाथ में रख रहे हैं। तो जुलाई 1794 में रॉबिन्सपियर वाज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट। उन्हीं की जो अदालत जो उन्होंने बनाई थी उसी में ही रॉबिन्सपियर को दोषी बना दिया गया, अरेस्ट किया गया। और जो इन्वेंट उन्होंने किया था डिवाइस का, जिसको उन्होंने सजा के रूप में यूज किया था ग्लूटाइन,
उनको भी नेक्स्ट डे ग्लूटाइन कर दिया गया, सजा दे दी गई। इस तरह से जैकोबिन्स का शासन वहां से खत्म हुआ। फॉल ऑफ जैकोबिन्स गवर्नमेंट, जैसे जैसे जैकोबिन्स गवर्नमेंट का फॉल ऑफ हुआ, अलाउड द वेल्दी मिडिल क्लास, अब जो मिडिल क्लास वर्ग था उसको अपने अंडर कंट्रोल में पावर लेने का मौका मिल गया। अकॉर्डिंग टू दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन पार्टिसिपेटिव सेक्शन ऑफ सोसाइटी डिनाइड वोटिंग। लेकिन इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, जो नॉन प्रॉपर्टीज, जिनके पास कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, वो सोसाइटी, उनको वोटिंग का अधिकार नहीं था। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इसमें क्या किया गया, 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल निर्धारित कर दिए गए एंड अपॉइंट। अब यहाँ पर पहले क्या था, एक व्यक्ति के अंडर कंट्रोल में, रॉबिन्सफेयर के अंडर कंट्रोल में सारी चीज़ें चल रही थी, उसको डिनाई करने के लिए क्या किया उन्होंने, उसको डिनाई करने के लिए डायरेक्टरीज निर्धारित कर दी गई। उस प्रॉब्लम को, मीन्स जो प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ रही थी, किस रूप में, पहले उन्होंने एक सबक लिया था रॉबिन्सफेयर के शासनकाल से कि जो रॉबिन्सफेयर थे वो अकेले अंडर कंट्रोल में अपनी सारी पावर ले रहे थे। तो उस वे को रोकने के लिए कि मीन सारी पावर जो है एक व्यक्ति के अंडर कंट्रोल में ना रहे, उसके लिए उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि अब जो पावर है वो किसके अंडर में आएगी, वो 5 मेंबर्स की एक कमेटी बना दी गई, जिसको डायरेक्टरीज का नाम यहाँ पर दिया गया था। इसको डायरेक्टरी का नाम दिया गया। कंसिस्टिव एग्जीक्यूटिव्स मेड अप 5 मेंबर्स, अब जो भी कानून बनाए जाएंगे उनको एग्जीक्यूट करने के लिए 5 मेंबर्स की कमेटी बना दी गई। ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन इज क्रिएट्स ए डायरेक्टरी। अब डायरेक्टरी जो थी, न्यू रूलिंग द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस, अब ये न्यू रूलर्स थी, लेजिस्लेचर की 5 मेंस इसमें शामिल थे। एंड हाउ इट ऑर्गेनाइज, 2 हाउसेस लेजिस्लेचर 500 मेंबर्स, काउंसिल ऑफ 500 प्रपोज लॉ, जो लॉ बनाएगी, एंड 250 मेंबर्स हाउस ऑफ एंशिएंट्स वोट ऑन लॉज एंड सिलेक्ट एग्जीक्यूटिव ब्रांच, जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच को सिलेक्ट करने का काम करेगी, और ये 5 मेंबर्स इससे सिलेक्ट किए जाएंगे और डायरेक्टरीज का निर्माण करेंगे। अब यहाँ पर डायरेक्टरी शासन मीन्स एक डायरेक्टर्स के रूप में शासन यहाँ पर देखने को मिलने लगा। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पावर द वे फॉर द मिलिट्री डायरेक्टर्स नेपोलियन बोनापार्टी, लेकिन उस समय काल में भी जो डायरेक्टरीज थी उनके बीच में और जो काउंसिल्स थी, जो मेंबर्स थे काउंसिल्स के, उनके बीच में सामंजस्य नहीं हो पा रहा था काम के बीच में। उन दोनों पार्टियों के बीच में, मीन डायरेक्टरी के बीच में और काउंसिल्स के बीच में मतभेद चल रहे थे, जिसका बेनिफिट नेपोलियन बोनापार्टी ने उठाया। जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी वो देखने को मिल रही थी, उसका बेनिफिट नेपोलियन बोनापार्टी ने उठाया था। और नेपोलियन बोनापार्टी एक्सेप्टेड द कूप ऑफ नेपोलियन बोनापार्टी इन 1799। तो यहाँ पर एक कूप, एक समूह सेना का उसके अंडर कंट्रोल में आ गया था और वो रेडी थे फ्रांस की नई सत्ता को संभालने के लिए। क्या रोल था नेपोलियन बोनापार्टी का, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे क्या स्थिति थी वुमेन्स की, स्लेवरी की कंडीशन क्या थी, यहाँ पर हम जानेंगे। तो क्या वुमेन्स रिवॉल्यूशन का हिस्सा थी, वुमेन्स का इन सब कंडीशंस में क्या रोल था, जो कंडीशन वहां पर चल रही थी। वुमेन्स वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स, हम देख सकते हैं जो रिवॉल्यूशन चल रही थी उसमें वुमेन्स जो थी वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी। कैसे, हमने देखा कि जो मेंस थे जब वो बिजी थे कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में, वॉर में, तो जो महिलाएं थी वो क्या कर रही थी, वो घर चला रही थी, लिविंग्स को देख रही थी, तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी। Women from third state had to work for living and they did not have access to education। लेकिन इन सब के बीच जो वुमेन्स की कंडीशन थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। थर्ड स्टेट्स की वुमेन्स जो थी वो घर लिविंग के लिए, घर की जरूरतों के लिए काम करती थी, लेकिन उनको एजुकेशन प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था, कोई ट्रेनिंग उनको नहीं प्राप्त हो सकती थी। डॉटर्स ऑफ नोबल्स, जो केवल नोबल फैमिली से बिलोंग करती थी, उन्हीं को कॉन्वेंट में, स्कूल जो कॉन्वेंट्स होते थे चर्च क्रिश्चियन समुदाय से बिलोंग करते थे, उनमें शिक्षा पाने का अधिकार था। वर्किंग वुमेन्स हैड टू केयर फॉर देयर फैमिलीज, और जो वर्किंग वुमेन्स होती थी उनको अपनी फैमिलीज की भी देखभाल करनी पड़ती थी। कंपेयर टू मैन देयर वेजेस वर लोअर, अगर मेंस के साथ उनकी कंपेयर की जाए, जो वो वर्क करती थी उनको मेंस की तुलना में वेजेस भी कम दी जाती थी। वुमेन्स ऑल्सो स्टार्टेड देयर पब्लिक क्लब्स, अब वुमेन्स ने क्या करना शुरू कर दिया, अपने भी पब्लिक क्लब्स बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि संविधान बनने के बाद आज़ादी मिल चुकी थी क्लब्स बनाने की, सभी व्यक्ति को कोई भी अपने क्लब्स बना सकता था। The Society of Revolutionary and Republican Women was one of the most famous women club, जो फेमस क्लब माना जाता था सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, फेमस वुमेन क्लब के रूप में जाना जाता था।
अब उन्होंने क्या किया, अब उन्हें ये सब चीज़ें दिखाई देने लगी कि मेंस को सब राइट हैं, वुमेन्स को कोई राइट नहीं है, तो उन्होंने भी इक्वल पॉलिटिकल राइट्स की डिमांड करनी शुरू कर दी। मीन्स अब उन्हें भी वोटिंग राइट्स चाहिए था एंड होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। अब उन्हें भी पॉलिटिक्स में अपने ऑफिस होल्ड करने के लिए, मीन्स सत्ता में शामिल होने के लिए अधिकार चाहिए थे। द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस लॉज टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ वुमेन। अब जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसने कुछ रूल्स में निर्धारित किए वुमेन्स की लाइफ को सुधारने के लिए। जस्ट लाइक स्कूलिंग शुरू की गई, कंपल्सरी कर दिया गया, डाइवर्स को लीगल बना दिया गया, कानूनी बना दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति एंड कुड रन स्मॉल बिजनेसेस, और जो महिलाएं वो छोटे छोटे बिजनेस चला सकती थी। ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर द गवर्नमेंट क्लोज। लेकिन जब जैकोबिन्स का शासनकाल था, रॉबिन्सफेयर का शासनकाल था, क्या क्या था, जैकोबिन्स क्लब्स के द्वारा जब रेन ऑफ टेरर चल रहा था उस समय पर ये सब आज़ादी को ख़त्म कर दिया गया, वुमेन्स क्लब को बैन कर दिया गया एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को भी बैन कर दिया गया। आफ्टर मच स्ट्रगल वुमेन्स इन फ्रांस, अब इतना सारा स्ट्रगल करने के बाद भी आप अगर ऑब्जर्व करें, जो फ्रांस में महिलाएं थी उनको कब वोटिंग राइट मिला, 1946 में उनको वोटिंग राइट दिया गया। एक लॉन्ग टाइम के संघर्ष के बाद उनको वोटिंग राइट प्राप्त हुआ था। यहाँ पर एक वुमेन एक्टिविस्ट के बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। द लाइफ ऑफ रिवोल्यूशनरी वुमेन ओलंपी डी गॉस। ओलंपी डी गॉस वाज द वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल एक्टिव वुमेन। ये एक रिवोल्यूशनरी फ्रांस थी, फ्रांस के क्रांतिकारी के रूप में, वुमेन क्रांतिकारी के रूप में इसको जाना जाता है। उन्होंने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजंस। दोनों, नेशनल असेंबली ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें महिलाओं के लिए कोई वोटिंग राइट्स नहीं था, और रॉबिन्सफेयर ने भी सारी पावर्स को लिमिटेड कर दिया था मूवमेंट्स की। उन सब के खिलाफ उसने आवाज़ उठाई, उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स के खिलाफ आवाज़ उठाई। लेकिन जो जैकोबिन्स की आलोचना भी उन्होंने की, जैकोबिन्स गवर्नमेंट की। तो क्या हुआ, जो नेशनल कन्वेंशन थी, मीन जो तीसरी पार्टी थी नेशनल कन्वेंशन के रूप में जैकोबिन्स की पार्टी, जैकोबिन्स क्लब शासन कर रहा था, तो उसने उनको देशद्रोही घोषित कर दिया और उनको एग्जीक्यूट कर दिया, मीन्स मृत्यु दंड उनको दे दिया गया जैकोबिन्स क्लब की नेशनल कन्वेंशन के दायरे में आने के कारण। क्योंकि जैकोबिन्स क्या करते थे, रॉबिन्सफेयर क्या करते थे, वो जो भी व्यक्ति उनके अगेंस्ट खड़ा होता था उसको मृत्यु दंड दे देते थे। Abolition of slavery, गुलामी, दास्ता। Jacobins' Regime most revolutionary social reformer was abolition of slavery in France colonies। हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो पीजेंट्स थे, वो हमने ऑब्जर्व किया चैप्टर से कि वो पीजेंट्स थे, गुलाम थे, उनको ज़बरदस्ती काम कराया जाता था। नोबल्स के यहाँ पर, चर्च पीपल्स के यहाँ पर, नोबल्स के यहाँ पर वो काम करते थे, उनको गुलामों की तरह रखा जाता था। लेकिन जब जैकोबिन्स का शासनकाल आया उन्होंने एबोलिश कर दिया स्लेवरी को। क्यों? क्योंकि जैकोबिन्स क्लब में आप अगर ऑब्जर्व करें कौन से पीपल्स थे, सारे वो थे जो लेबर्स थे, लैंडलेस लेबर्स थे, ये सब वो खुद ही गुलाम थे पहले। तो उन्होंने आते ही सत्ता में इस चीज़ को एबोलिश कर दिया। स्लेवरी वाज ए प्रॉफिटेबल बिजनेस। फ्रांस में गुलाम रखना एक प्रॉफिटेबल बिजनेस माना जाता था। क्योंकि क्या होता था, जो गुलाम होते थे सब उनको प्लांटेशन पर वर्क कराया जाता था बागों में, और फिर प्रोडक्ट तैयार किए जाते थे और उनको बेचा जाता था। स्लेव ट्रेड स्टार्टेड 17th सेंचुरी। इसी तरह से स्लेव ट्रेड की शुरुआत हो गई थी। एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड यहाँ पर एग्जिस्ट करता था। एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड यहाँ पर देखा जा सकता था बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका में ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड देखा जाता था। फ्रेंच सेल फ्रॉम पोर्ट्स। अब जो फ्रांस था वो क्या करता था, पोर्ट से, बेड्रूक से एंड नैंटा से, अफ्रीका से स्लेवर्स को, जो स्लेव्स होते थे उनको बाय करता था और फिर उनकी बोली लगाई जाती थी और उनको फिर फ्रांस में वर्क करने के लिए भेज दिया जाता था। बागों में, बागवानी प्लांटेशंस पर उनको काम कराया जाता था। तो टाइटली अब इन स्लेव्स को क्या किया जाता था, ब्रांडेड एंड शैकल्ड स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स फॉर 3 months वर्क। 3 months की लंबी यात्रा में इनको बांध कर रखा जाता था अटलांटिक एंड कैरेबियन सीज, एंड दे वर सोल्ड प्लांटेशन ओनर्स। और उसके बाद वे प्लांटेशन ओनर्स को बेच दिए जाते थे गुलामों के रूप में। थ्रू आउट द 18th century तक देयर वाज लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी इन फ्रांस। फ्रांस में गुलामी, दास्ता की जो थी, स्लेवरी की जो भावना थी, उसकी ऑबलिशन तो हुई, क्रिटिसिज्म तो हुई, लेकिन किसी ने भी, ना नेशनल असेंबली ने, ना एस्टेट जर्नल्स ने इन डिबेट्स को एग्जीक्यूट किया, कभी भी इन स्लेवरी को खत्म करने की कोशिश नहीं की। उसके बाद जैकोबिन्स क्लब यानी रॉबिन्सपेयर के द्वारा इस स्लेवरी को बैन कर दिया गया था, एंड बट इट डिड नॉट पास एनी लॉ। मींस नेशनल असेंबली हुआ या
स्टेट जर्नल्स में इन्होंने कोई भी कानून इसके खिलाफ पारित नहीं किया था। फियरिंग अपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन, क्योंकि ये डरते थे उन बिजनेसमैन से जो उनको सपोर्ट करते थे। अगर वो, क्योंकि स्लेव ट्रेड उनका चल रहा था, अगर ये स्लेवरी बंद कर देते तो वो अपना सपोर्ट वापस ले लेते। इस कारण से यहाँ पर पहले कोई स्लेवरी को लेकर कदम नहीं उठाए गए। कन्वेंशन, जो नेशनल कन्वेंशन था, आफ्टर ए लॉन्ग डिबेट के बाद 1794 में ऑर्डर दिया फ्ली टू स्लेव्स, गुलामी को बैन करने का। लेकिन नेपोलियन बोनापार्टे, जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं आगे, उन्होंने फिर से री इंट्रोड्यूस कर दिया स्लेवरी को। फाइनली स्लेवरी वाज एबोलिश्ड इन फ्रांस कॉलोनीज 1848। बाद में 1848 में पूरी तरह से स्लेवरी को बैन किया गया था फ्रांस में। द रिवोल्यूशनरी एंड एवरीडे लाइफ, अब जो रिवोल्यूशन हुई फ्रांस में, उसका आम जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। फ्रांस ड्यूरिंग 1789 saw changes in the lives of men, women and children। फ्रांस में जो रिवोल्यूशन हुई उसका प्रभाव हमें हर व्यक्ति पर देखने को मिला, चाहे वो मैन हो, वुमेन हो या बच्चे हों। एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप हैपेंड इन द समर 1789, जो सेंसरशिप थी उसको भी एबोलिश कर दिया गया 1789 में। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच, अब जो राइट्स दिए गए थे उससे क्या हुआ, एक नई फ्रीडम मिली लोगों को। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बात कहने और एक्सप्रेशन का अधिकार उनको दिया गया। फ्रीडम ऑफ प्रेसमेंट, अब लोग अपनी व्यूज को प्रिंटिंग के थ्रू भी बता सकते थे, उनको आज़ादी दी गई। मीन्स प्रिंट मीडिया को भी आज़ादी दी गई। प्ले सॉन्ग्स, फेस्टिव प्रोसेशंस, जुलूस वगैरह के लिए भी आज़ादी दे दी गई थी। प्ले करना, सॉन्ग्स गाना, ये सब चीज़ों को भी आज़ादी उस समय पर एवरीडे लाइफ में लोगों को उस रिवॉल्यूशन के दौरान प्राप्त हो चुकी थी। अब कंक्लूजन के रूप में हम बात करेंगे नेपोलियन बोनापार्टे की रोल की। जो नेशनल कन्वेंट था उसके खिलाफ नेपोलियन बोनापार्टे ने अपने आप को फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया 1804 में। ही सेट आउट ए अब नेपोलियन बोनापार्टे ने क्या किया, अपने अंडर कंट्रोल में सब चीजें लेने के लिए उसने क्या शुरुआत की। उसने सबसे पहले आसपास के जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे उन पर आक्रमण किया, उनको अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया और उन पर अपने ही, उनको जीतने के बाद उन पर अपने ही राज परिवार के मेंबर्स को प्लेस करना शुरू कर दिया, फैमिली मेंबर्स को प्लेस करना शुरू कर दिया। इस तरह से जितने भी राज्य थे आसपास के उन सब पर किसका अधिकार हो गया, नेपोलियन बोनापार्टे का अधिकार हो गया। वे उसके अंडर कंट्रोल में चलने लगे। ही सा हिज रोल, लेकिन उसके बावजूद भी मीन्स जो नेपोलियन बोनापार्टे थे वो अपने आप को एक पावरफुल व्यक्ति के रूप में स्टैब्लिश कर रहे थे फ्रांस में, लेकिन उनके बाद भी उनको एक मॉडर्नाइजर माना जाता है यूरोप में। क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो मॉडर्नाइजर के रूप में उनको बताते हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उन्होंने किसी भी व्यक्ति को प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार दे दिया, उसको प्रोटेक्शन दी गई। वेट एंड मेजरमेंट्स के जो सामान को तोलने की प्रक्रिया थी, क्या होता था, कोई भी कितना भी मेजरमेंट कर सकता था, कोई लिमिटेशन नहीं थी। उसके लिए उन्होंने एक यूनिफॉर्म, एक स्थायी मेजरमेंट निश्चित कर दिए कि इतने सामान के लिए मेजरमेंट निश्चित कर दिया, तो उससे एक मेजरमेंट का स्थायी मिला। डेसिमल सिस्टम भी प्रोवाइड किया गया। डेसिमल सिस्टम जैसे मान लिया कोई सामान होता था, अब मान लिया सामान लिया गया 1 kg एट 50 ग्राम, 1.50 का मेजरमेंट था। तो पहले क्या होता था, जो 1 से ऊपर, पॉइंट से ऊपर जितना भी वैल्यू होती थी उसको छोड़ दिया जाता था, 1 kg के हिसाब से अमाउंट ले ली जाती थी। अब लेकिन अगर लंबा सामान का अमाउंट होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसी तरह की जो छोटी छोटी अमाउंट होती हैं वो बहुत सारी बैठ जाती हैं। तो इस लॉस को कम करने के लिए, व्यापारियों के इस लॉस को कम करने के लिए उन्होंने डेसिमल सिस्टम भी लागू कर दिया। मीन्स डेसिमल सिस्टम, डेसिमल के हिसाब से जितनी वैल्यू है उसको टोटल काउंट करो और टोटल में सब चीज़ों का अमाउंट जोड़ो, ये व्यवस्था उन्होंने शुरू की थी। लेकिन इन सब के बावजूद नेपोलियन अपने आप को एक पावरफुल शासक के रूप में स्टैब्लिश कर रहे थे। तो जो फ्रांस के पीपल्स थे उनके बीच ये भावना है कि फिर से हम लोग वहीं जा रहे हैं, कहाँ पर, एक डिक्टेटरशिप की ओर, तानाशाही की ओर। एक पावरफुल शासक हम पर शासन करने जा रहा है। इस तरह से नेपोलियन का विरोध शुरू हुआ उन्हीं की पार्टी के मेंबर्स के द्वारा और वाटरलू में उनको 1815 में हरा दिया गया। लेकिन अगर हम ऑब्जर्व करें, जो नेपोलियन बोनापार्टे का शासन था वो कब से शुरू हुआ था, 1804 से शुरू हुआ था
और 1815 तक, एक इतने लंबे लॉन्ग पीरियड तक उन्होंने फ्रांस में शासन किया था। लेकिन नेपोलियन बोनापार्टे ने जो कार्य किए, उनके जो आइडियाज थे लिबर्टी को लेकर, डेमोक्रेटिक राइट्स को लेकर, और उन्होंने जितने भी कार्य किए सुधार के लिए, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, वेट एंड मीजर्स, डेसिमल सिस्टम, उनके जाने के बाद भी ये सब सिस्टम एक्सेप्ट किए गए वहाँ की जनता के द्वारा, एंड colonized peoples rework on the ideas of freedom and right of sovereign national state। बाद की जितनी भी सरकारें थी उन्होंने भी इस वे पर काम किया। भारत में भी उनके विचारों की कदर की जाती है, और उसके लिए टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय को 2 एग्जाम्पल्स के रूप में, इंडिविजुअल के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने उनके विचार जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से उत्पन्न हुए थे, फ्रीडम के, लिबर्टी के, इक्वालिटी के, उन सबको देश में प्रमोट करने की कोशिश की थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं फ्रांस रिवॉल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा फ्रांस पर, किस तरह से ये रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई लुई 16 के शासनकाल से और बोनापार्टे के शासनकाल तक ये चली थी। इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे भी बहुत कुछ जानने वाले हैं आने वाले चैप्टर्स में। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी केयरफुली विद दिस वीडियो, एंड प्लीज रीड दिस चैप्टर विद योर बुक। जब आप इस चैप्टर को रीड करें तो अपनी बुक साथ में लेकर बैठे, और 1 बाय 1 हर चीज़ को जब आप पॉइंट आउट करोगे अपनी बुक से, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा। टिल देन, थैंक यू।